पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज एक बड़ा फैसला सामने आया। फैसला था अफवाज पाकिस्तान का और उसमें कहा गया कि पूरे मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है। इस फैसले की अनाउंसमेंट उस वक्त हुई जब आर्मी चीफ आज लाहौर गए। वहां पे डीजी रेंजर भी मौजूद थे, लाहौर के कोर कमांडर, पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स मौजूद थे और उसमें फैसला किया गया कि ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आज ही की तारीख में हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि रेंजर्स को पंजाब में ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई है 60 दिन के लिए और ऑपरेशन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वहां होगा जहां पे हुकूमत पंजाब कहेगी। मैं ये वाला नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला का देख रहा था और फिर मैं ISPR का प्रेस रिलीज भी देख रहा था। जब ISPR का मैंने प्रेस रिलीज देखा तो इसमें एक लफ्ज था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस बाय रेंजर्स इन पंजाब। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मैंने लफ्ज का मतलब पूछने की कोशिश की चंद दोस्तों से, तो उनमें से एक दोस्त मेरा डॉक्टर भी था। उसने कहा जनाब, एक होती है सरदर्द की गोली और एक होती है एंटीबायोटिक, जो तमाम जरासीम आपके जो बॉडी में होते हैं और पाकिस्तान की बॉडी में इस वक्त इसमें हमें पता है बहुत से जरासीम है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि होगी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो इलाज करेगी वो पंजाब में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो रेंजर्स करेंगी उसमें ये वाली एंटीबायोटिक दी जाएगी। तो जब हम हुकूमत का नोटिफिकेशन देखते हैं और ISPR का प्रेस रिलीज देखते हैं तो इसमें हमें बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आता है कि जनाब क्या रेंजर्स का लिमिट होगा, जो कि एक कोशिश की जा रही थी कि नहीं जनाब रेंजर्स को एक लिमिटेड ऑपरेशंस की पावर दी जाए और वो बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद अक्रॉस द कंट्री, तो इसमें कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ हुकूमत पंजाब ही आइडेंटिफाई कर सकेगी और इसमें तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान के तीनों आर्म्स यानी कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होगी। तो जब मैं ये दोनों चीजें देख रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि जनाब बहुत से लोग इस हवाले से आजकल कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसे मामलात नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। तो शायद ये वाला पहला फैसला है, बड़ा फैसला जनरल कमर बाजवा का, जो कि अगले आने वाले 3 साल में उनकी लेगेसी को डिफाइन करेगी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कितना होता है। एक और लफ्ज का इसमें इस्तेमाल है, रेजिडुअल और लेटेंट थ्रेट्स, लेटेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म। लेटेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ये लेटेंट थ्रेट जो है ये एविएशन की इस्तिलाह है कि जब जहाज वगैरह चल रहे होते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर जो है उसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल खत्म किया जाए। और टेररिज्म जब अक्रॉस द बोर्ड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कहा जा रहा है तो इस हवाले से मुझे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट भी याद आ रही है कि करप्शन और दहशतगर्दी का बड़ा क्लोज लिंकेज है और जब तक आप करप्शन को खत्म नहीं करते तब तक आप दहशतगर्दी भी खत्म नहीं कर सकते। और अफवाज पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन्स हैं उसमें इस चीज का बड़ा वाज़ेह तौर पे जिक्र मौजूद है कि एक्सट्रीमिज्म और करप्शन का जो नेक्सस है उसको भी तोड़ा जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन, सिंध हुकूमत की भी कुछ रिजर्वेशंस थी कि इंटीरियर सिंध में ऑपरेशन शायद ना हो, लेकिन आज ये वाला फैसला भी हो गया कि ना पूरे मुल्क में ऑपरेशन होगा, चप्पे चप्पे पे होगा और चाहे वो लेटेंट थ्रेट हो या रेजिडुअल थ्रेट हो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाएगी। अब एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते हैं या फिलहाल गोलियों से शुरू होता है, गोलियां खा के अफादा आता है, वो चीज शायद एक देखने वाली होगी। इस हवाले से नाज़रीन ये चीज भी अहम है कि इसका ऐलान, जिस तरह ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब का ऐलान हुआ था 7 बजे के करीब, मुझे अच्छी तरह याद है, गालिबन इतवार का दिन था, ISPR के प्रेस रिलीज से पता लगा था कि ऑपरेशन ज़र्ब अस्ब का आगाज हो गया। ये वो वक्त था जब सिविलियन हुकूमत तालिबान के साथ बातचीत उसके हवाले से कही थी कि जनाब हमें तालिबान से, अस्करियत पसंदों से बातचीत करनी चाहिए और फिर ISPR के प्रेस रिलीज से पता लगा कि ये चीज। आज भी जब ये ISPR का प्रेस रिलीज आया तो उस वक्त मुल्क के वजीर आजम तुर्की में थे, तुर्की की तरफ रवाना हो गए थे। वहां उनका कहा गया कि बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वजीर दाखिला और वजीर दिफा का इस हवाले से हमें कोई बयान नजर नहीं आया कि जनाब क्या वो इस पे ऑन बोर्ड हैं या नहीं, लेकिन बाद में स्टेटमेंट्स आई कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो कमर बाजवा साहब ने जिसका आगाज किया। साथ ही साथ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हुक्मरान खानदान के खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है उसमें शायद उम्मीद ये की जाती है कि नईम बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अपने दलाइल कल 11 बजे तक मुकम्मल कर लें और उसके बाद गालिबन शेख रशीद साहब या 1-2 और वकला
वो अपने दलाइल देंगे। अब तक इस हवाले से हो क्या रहा था उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, फाइनेंस कमेटी है उसके मेंबर भी हैं और वहाँ भी सवालात उठाते रहते हैं कि जनाब मुल्क से इतना पैसा कहाँ कैसे बाहर चला गया, सवालात पूछते हैं तो उसके अभी तक जवाब उनको वहां पे नहीं मिल रहे। साथ साथ हमें फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, साबिक वजीर कानून भी है। उन्हें हमें ज्वाइन तो करना था लाइव वीडियो लिंक से लेकिन गालिबन ट्रैवल कर रहे हैं। और लतीफ खोसा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करें, आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ बयानात जो समराइज करने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या और सेंटीमेंट्स क्या हैं वो देखते हैं। अब वक्त जो है वो ये आ गया है कि ये कहा जा रहा है कि बस वालिद साहब को छोड़ दें, बाकी जिसको टांगना है टांग दें, जिसको जो करना है कर दें, बस वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई ना करें। रोज एक मीडिया में पतंगड़ बना हुआ है कि 600 लोगों में से एक वाहिद नवाज शरीफ रह गया जिसका नाम ही नहीं है कि उसका एहतसाब करना है। सुभान अल्लाह भाई, वाह जी वाह, क्या बात है, सदके जावा मैं। इन इल्जामात की तहकीकात के दौरान आधे से ज्यादा बातें नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान ने खुद मान ली। तमाम इदारों को एक एक करके गिराया गया है और अब उसके ऊपर दानियाल अजीज साहब और उनकी पूरी टीम उन इदारों के ऊपर नाच रही है। अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं आप वजीर आजम के खिलाफ तो सोचे भी ना कि आप उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। जो इदारा दरबार के लिए काम कर रहा है वो आवाम का तर्जुमान इदारा नहीं हो सकता है। अदालत ने बार बार ये बात रखी है कि हम फैसला नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इदारों के एतबार से सारे इदारे यहाँ इनकार कर चुके हैं। जो चाहते हैं कि ये केस कोई तहसीलदार सुने और तहसीलदार भी लाहौर का हो। जो हिसाब दिया जा सकता था वो यहाँ दिया गया। न खतरी शहजादी उनको बचा सकते हैं, न उनके खतूत उनको बचा सकते हैं। तो इसाक डार साहब की कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो बताती है कि किस तरह से 1100 करोड़ रुपया यानी 1.2 अरब रुपए के करीब रकम पाकिस्तान से बाहर गई, वो कैसे बाहर गई और कैसे फिर वापस लाई गई। सरकार की कश्ती डूबने वाली है और करप्शन के दलदल में फंस गई है। इस वक्त तक बहरहाल हुकूमत की पोजीशन ये है कि तमाम बच्चों को रगड़ना है रगड़ दें, तमाम वजीरों को रगड़ना है रगड़ दें, सिर्फ वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई ना करें। बात यहाँ पर आ गई है। जी नाज़रीन, सरदार लतीफ खोसा साहब क्योंकि साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, गुफ्तगू का आगाज़ लतीफ खोसा साहब आपसे करते हैं। हम आपको लाइव वीडियो लिंक पे तो मिस कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। ये बताइएगा, आज जब अख्तर औसाफ साहब और उनके हवाले से पता लगा कि जनाब जो अदालत की ऑब्जर्वेशन आई, आप तो जनाब फरीक बने हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, क्या उनका किरदार वाकई अटॉर्नी जनरल वाला था या कि शरीफ खानदान के वकील की हैसियत से वो बात कर रहे थे? देखिए, होना तो यही चाहिए था क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, वो अटॉर्नी जनरल फॉर द गवर्नमेंट नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने सबमर्ज कर दिया है रियासत को और हुकूमत को, हालांकि हुकूमत रियासत के ताबे होती है। यहाँ हमने पेंडुलम को रिवर्स कर दिया है कि रियासत को हुकूमत के ताबे कर दिया है बदकिस्मती से। और जो अटॉर्नी जनरल का ओहदा होता है, दुनिया में जितने भी अटॉर्नी जनरल हैं, ये सबसे हाईएस्ट फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है और ये रियासत के जो है मुआवन की हैसियत से, सुप्रीम कोर्ट के मुआवन की हैसियत से ये रियासत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत और उसके आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, न कि हुकूमत को बचाने की या हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से बात करना चाहिए इन्हें। मगर बदकिस्मती ये है कि चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब की वाबस्तगी इतनी गहरी है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। कैसे इतनी गहरी है? 1993 वाले केस में यही वकील थे शरीफ खानदान के, उनके वजीर भी रह चुके हैं। क्या हिस्ट्री क्या है एसोसिएशन की जो आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हिस्ट्री तो इनके वालिद साहब भी एम्बेसडर रहे और माशाल्लाह इनका बहुत पुराना उनसे ताल्लुक है। ये
क्योंकि जनरल भी रहे पंजाब के, ये जो है शुरू से मुस्लिम लीग नवाज के साथ इनका वाबस्तगी है। वो कोई मायूब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मगर जब आपको अल्लाह ताला एक ऐसा ओहदा पर फाइज करता है जिसमें रियासत की तहफ़्फ़ुज़ और आइन के तहफ़्फ़ुज़ मकसूद हो, तो वहाँ फिर इंसान को अपनी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उससे हट के बालातर होकर सोचना पड़ता है। मगर हम इस हदूद को अबूर नहीं कर पाए, कौम नहीं अबूर बिल्कुल। और ये बहुत से इदारों में ये वाला मसला इस वक्त पाया जा रहा है, जिसका कि आज जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के हमने सुना, जिसमें दरबार का जिक्र किया गया। उसका थोड़ा आगे चल के करते हैं। आज बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जनाब असद उमर साहब, कल क्या आखिरी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की और क्या फैसला कल आ जाएगा? आपकी क्या उम्मीद है? मेरे ख्याल में जज साहिबान की तवक्को और उम्मीद यही है कि कल तमाम दलाइल मुकम्मल कर दिए जाएंगे। उन्होंने गाइडेंस दी है नईम बुखारी साहब को कि 11 बजे तक, यानी जो पहला ब्रेक होता है वहाँ तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, लेकिन वो कोई मंदी भी चीज़ नहीं होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये कहा था कि 11 बजे तक ख़त्म कर ले, लेकिन वो तकरीबन 12:30 बजे तक चला था। तो उम्मीद मेरे ख्याल में एटलीस्ट बेंच की यही है कि कल तमाम दलाइल मुकम्मल हो जाएँ और उसके बाद फिर सिर्फ फैसला सुनाना रह जाएगा। तो फैसला आपको उम्मीद है कल आ सकता है? मेरे ख्याल में नहीं जी। मेरे ख्याल में कल अगर दलाइल मुकम्मल होते हैं तो वो फैसला लिखने में भी टाइम लगता है। हो सकता है, पॉसिबल है, शॉर्ट ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे आ जाए, ये मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कल मुश्किल हो। बिल्कुल। लतीफ खोसा साहब, आपको तो अदालती तारीख पता है, इतने अहम केस में क्या फैसला कल उम्मीद की जा सकती है कि आ जाएगा? जैसे असद उमर साहब कह रहे हैं शायद शॉर्ट ऑर्डर आ जाए, या ऐसा नहीं होता, रिजर्व जजमेंट होने के कुछ अर्से बाद ऐसा फैसले आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब तक जितनी बहस व तमीज हुई है, और अगर आप इहाता करें तो जजेस ने अपनी एक लाउड थिंकिंग भी है, एक इंक्विजिटोरियल और प्रोबेटिव किस्म के सवालात दोनों फरीकैन पर किए हैं। और अगर उसका आप देखें, मजमूई तौर पर देखें तो एक तासुर भी उभरता है। मेरे ख्याल में तो जो चूंकि ट्रेल ऑफ मनी साबित करने में मुकम्मल तौर पर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके जो खानवादा है वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। और अगर आर्टिकल 122 कानून शहादत देखें तो उसके मुताबिक ये उसी फरीक जो उस पर दस्तरस रखता है, जिसको ये हकायक मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए और होते हैं, ये उसी पर बारे सबूत होता है कि वो बताए। अगर आपने तस्लीम किया कि ऑफशोर कंपनीज आपकी हैं, अगर आपने तस्लीम कर लिया कि ये जो फ्लैट्स हैं वो आपके हैं, तो फिर आप पर बारे सबूत है कि आप बताइएगा कि ये आपने किस पैसे से और किस तरीके से ये चीजें जो है खरीदी हैं, और उसकी जो है ट्रेल ऑफ मनी की वो फिर आप पर। बिल्कुल ठीक है। लतीफ खोसा साहब, इस पे सवाल ये भी उठता है कि जो ऑब्जर्वेशंस आई, और मैं इससे आपसे जानना भी चाह रहा हूँ, मुतअद्दिद बार जज साहिबान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब ये फैक्ट्स और एविडेंस का मसला नहीं है, यहाँ पे ईमानदारी, ऑनेस्टी का मसला है। इस बात का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आप अपने आइन का प्रियम्बल देखें, यानी दिबाचा देखें, और इसी तरह अगर आप आर्टिकल 2A को देखें और सारे आप आइन की रूह देखें जो कि अवाम ने बनाया है, तो वो अमानत, दयानत और सदाकत पर मबनी है। कोई जो है आपके शिक आप आइन की उठा लीजिएगा, वो इससे मावरा हो तो वो आइन की तज़हीक होगी, आइन की तजलील होगी और आइन के मुतसादिम और मुनाफी होगा। तो इसलिए इसमें तो कोई शायबा नहीं है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जितने पलटे खाए हैं, जितने इनके बयानात में तजादात हैं सभी के, तो अमानत, दयानत, ख़यानत तीनों चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं इसमें। अगर ये आप कहें कि कतरी खत आ गया जो जिसका पहले जिक्र नहीं था, पार्लियामान में किया गया, फिर अगर दूसरे खत को देखें तो फिर वो जो है जो कैश ट्रांजैक्शंस है सारे दुबई से कतर पहुंचता है, और कतर से फिर जो है वो लंदन पहुंच जाते हैं, या ऑफशोर कंपनीज और फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, कैश के जरिए से सारा ट्रांजैक्शन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी शऊरी तौर पर दुनिया के किसी रैशनेल पर आप इसको कोई भी कॉमन आदमी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और बच्चा बच्चा पाकिस्तान का इस परसेप्शन को अब ये एम्बेडेड है, डीपली एम्बेडेड है कि ये झूठ पे बोले चले जा रहे हैं। तो अगर एक ले मैन इस हद तक तासुर ले चुका है, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट कोई इससे मुतसादिम
जो है वो तासुर लेकर जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में ले सकती है। तो इसलिए ये नविश्ता दीवार है। और मैं आपको बताऊं, कल 7 बजे 8 बजे तक भी जजेस बैठेंगे तो ये 16-20 सफ़ों का शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। आप देखिएगा, ये तारीख साज फैसला होगा जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का समत मुतय्यन होगा कि आपने क्या करप्शन पे जो है वो डालना है, बंद बांधना है, या आपने करप्शन को फ्री। सरदार लतीफ खोसा साहब, मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूंगा। आपने एक बहुत अहम बात की है बतौर साबिक लॉ मिनिस्टर, बतौर साबिक अटॉर्नी जनरल, बतौर एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि फैसला कल 7-8 बजे तक आ सकता है। जी बिल्कुल, बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी के भी मैं कह रहा हूं कि जितनी मुतजस्सिस, मुल्तमिस, मुतमन्नी और मुतवक्के है पाकिस्तान की आवाम, वो मैं समझता हूं कि ये मैं उनकी भी एक दिल की आवाज़ की तर्जुमानी कर रहा हूं। और अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो मेरा 5 तिहाइयों पर मुहित है वकालत के पेशे से मुंसलिक होने के, मैं समझता हूं कि कल जो है फैसला आ जाएगा इंशाअल्लाह। 8 या बजे तक आए, 9 बजे तक आए, लेकिन कल फैसला सुना के उठेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। सरदार लतीफ खोसा साहब ने बहुत बड़ी बात की है बतौर साबिक लॉ मिनिस्टर, बतौर साबिक अटॉर्नी जनरल, और आखिर में उन्होंने कहा बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी। और शायद यही वजह है कि पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। यही सवाल असद उमर साहब आपसे, फैक्ट्स, एविडेंस, क्या ये ऑब्जर्वेशन बारहा नहीं आई कि जनाब ये ऑनेस्टी का इशू है? ऑनेस्टी के इशू को डिसाइड करने के लिए पीछे रह क्या गया है? देखिए, जो अगर आप जज साहिबान के रिमार्क्स देखें, और सिर्फ रिमार्क्स नहीं, जो सबूत दिए गए हैं, जिस तरीके से बयानात दिए गए हैं, अब इसमें तो कोई शायबा बचा ही नहीं है ना कि झूठ बोला जा रहा है और मुतबातर बोला जा रहा है। जजेस ने आपके ये पहले जो बयानात थे कोर्ट में आने से पहले, उनके तजादात जो हैं उनकी तरफ निशानदेही की गई। वज़ीर आज़म के अपने बयानात एक से दूसरे से तीसरे मुख्तलिफ थे, सारे ख़ानदान के बयानात मुख्तलिफ थे। फिर केस स्टार्ट होने के बाद जिस तरीके से कहानी बदली जाती रही, आज भी आपने सुना होगा कि एक जज साहब ने अशतर औसाफ साहब से पूछा कि अगर कहानी बना ली थी तो कम से कम कहानी तो एक रखो, तुम तो ये नहीं फैसला कर सकते कि कहानी कौन सी सुनानी है। तो उस झूठ में और तवातर से बोले हुए झूठ में कौम के साथ भी और अदालत के साथ भी, उसमें तो 1 इंच का भी शायबा नहीं रह गया ना। आप कोई भी पहलू इस केस का देख लीजिए तो आपको मुख्तलिफ कहानियां नजर आती हैं। और आखिर में जिस तरह नईम बुखारी साहब जो है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जनाब इस वक्त हमें 2 हमारे पास चॉइसेस रह गई या 3 रहती हैं। एक तो ये कि हम बोले बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं और वालिद साहब भी झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ये है कि या वालिद साहब झूठ बोल रहे हैं, तीसरी ये है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो 2 साल की मरियम या 6 साल के हुसैन जो हैं, जिस वक्त वो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनकी हम बात माने या वजीर आजम की बात माने, जो 3 दफा वजीर आजम बने, उस वक्त भी बालिग थे, जिनकी ना 3 तकरीरों में कहीं कतर का जिक्र है, ना कंसाइज स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की वहां पर जिक्र है। तो वो कतर का खत और वो कतर की कहानी जिसके ऊपर पूरा दिफा बनाया गया है, वो दिफा मौजूद ही नहीं है वजीर आजम की किसी स्टेटमेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल में झूठ पे तो कोई पाकिस्तान में नहीं बचा होगा कि जिसको कोई शक हो। एक चीज पे और मैं कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये दिखाया भी था। देखें, ये बड़ी खतरनाक रविश है और ये बढ़ती चली जा रही है। और ये भी तबातर से हो रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मेरे ख्याल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। ये जज साहिबान पहले खुद नोटिस कर चुके हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन नोटिस उन्होंने किया है कि जिस तरीके से तकरीरें की गई, लोहे के चने चबाए नहीं जाएंगे। अभी ये दानियाल अजीज साहब जो बोल रहे थे कि अकेला वजीर आजम का एहतसाब हो रहा है जिसका नाम ही नहीं है और सदके जाऊं बोल रहे थे, तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे थे, क्योंकि हम तो सिर्फ इस्तदा लेके गए थे। ये फैसला के केस सुनना है और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले वजीर आजम का सुनना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने हजरत उमर की मिसालें दी, उन्होंने कहा हाकिम वक्त का सबसे पहले एहतसाब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को सदके जाऊं कहना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खतरनाक रविश नजर आ रही है हमें। और जो पुरानी करतूत है मुस्लिम लीग नून की, बिल्कुल, और उसका एक मुजाहिरा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ। वज़रा जो हैं उनके इस वक्त जो हालात हैं, जो जर्नलिस्ट थे वहां पे आजम गिल, उनका मोबाइल अनुशा रहमान साहिबा ने छीना और साथ साथ उन्हें एक धमकी दी, जो उन्होंने कहा भी कि 14 साल तुम्हें FIA पकड़ लेगी और 14 साल तुम जेल जाओगे। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैडम ने कहा कि आपको मैं ना ये
बंद करवा दूंगी जेल में और उसके अलावा 14 साल की सजा करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, धमकियां दी। FIA को मैं भी बुलाती हूँ, ये करवाती हूँ, ये करवाती हूँ, ये धमकियां देना। और मोबाइल फौरन मुझसे छीन लिया और फौरन कहा कि सिक्योरिटी वालों को बुलाओ, ये करो, ये करो, ये मामला। उसके बाद मोबाइल मैडम ने मुझसे छीन लिया और मेरा मोबाइल छीन के उन्होंने अपने पास रखा। जी नाज़रीन, आपने सुना वही FIA जिसके पास असगर खान केस है और वज़ीर दाखिला ने 2015 अक्टूबर में कहा था कि जनाब ये तो फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, FIA की वो चीज़ तो सामने नहीं। लेकिन अनुशा रहमान साहिबा को इतना कॉन्फिडेंस है FIA पे कि जब वो उन्हें कहेंगी तो वो सहाफ़ी से मोबाइल छीनने के बाद उन पर मुकदमा भी बनवा सकती हैं। इसके बाद सहाफ़ियों का बॉयकॉट भी हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि जी एक मुलाकात हुई है और मसला रफा दफा करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सिर्फ एक उसकी मिसाल थी। जो बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे काम हो रहे हैं जो दरबार के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे किसी रिश्तेदारी की वजह से कनेक्टेड हो, चाहे किसी ओहदे की वजह से कनेक्टेड हो, चाहे किसी मुफाद की वजह से वहां पे कनेक्टेड हो, उन सब की आजकल पॉलिसी यही है कि ये जो चंद सहाफी रह गए हैं इनकी जबान बंद कर दी जाए। जैसे हबीब जालिब साहब ने कहा था कि इनकी जबानें खींच ली जाए, इस तरह की प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं कि जनाब ये वाले सहाफी हैं, इनकी आवाजें बंद की जाए। और ये वो लोग ये काम कर रहे हैं जो कि दरबार की जबान बोलते हैं, दरबार का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। और उनके बारे में हबीब जालिब साहब ने किस तरह, कितने अच्छे अंदाज में आज से कुछ अर्सा पहले क्या कहा था, आइए सुनते हैं। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़बान, इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। जी नाज़रीन, मैंने उससे ये कहा। और बहुत से लोग बिहाइंड द सीन्स ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाजें दबा दी जाएं, गले घोंट दिए जाएं। लेकिन शायद उन्हें ये याद नहीं है कि आज से पहले भी जो ऐसी कुर्सियों पे बैठे होते थे उन्हें भी बड़ा जोम होता था कि वो भी शायद यहाँ पे जमीन पे खुदा बने हुए हैं। आज यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, उसमें से जस्टिस एजाज अफजल साहब ने गालिबन एक शेर का मिसरा भी पढ़ा था, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। मैं ये नज़म पूरा दिन ढूंढता रहा, पूरी नज़म भी मैंने पढ़ी और उसका पहला मिसरा था, हमने चाहा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद। और उसका दूसरा मिसरा मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने पढ़ा, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। और जब हम इसकी डिटेल्स में गए तो उसके बाद हमें पता लगा कि जनाब सिराजुल हक साहब ने भी दरबार का जिक्र किया है। उस दरबार से कौन कौन लिंक्ड है जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। PTI ने भी उसका जिक्र किया। कौन लोग हैं ये? सिराजुल हक साहब ने दरबार का जिक्र कैसे किया, आइए जरा सुनते हैं। ये अदारे अगर अपने काम करते, नेब अपनी ड्यूटी निभाती, FIR वाले अपना काम करते, तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी और अवाम की अदालत में उनकी ये बेइज्जती ना होती। लेकिन इदारों ने दरबार की तहफ्फुज़ की है, अवाम की तहफ्फुज़ नहीं की है। जी नाज़रीन, आपने सिराजुल हक साहब को सुना, कह रहे हैं इदारों ने भी दरबार का तहफ्फुज़ किया है। और साथ साथ सिराजुल हक साहब ने एक और बात की, क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो इदारा दरबार के लिए काम कर रहा है वो अवाम का तर्जुमान इदारा नहीं हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने सुना, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि जो इदारा दरबार के तहफ्फुज़ के लिए काम करता है वो अवाम का तर्जुमान नहीं हो सकता। जो हबीब जालिब ने कहा था उस तरह का उन्हें जोम नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ ये, फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालत की कार्रवाई के हवाले से तर्जुमानी करते हैं, उन्होंने क्या कहा दरबार के हवाले से, आइए सुनते हैं। किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने तमाम इदारों को अपना बांदी बनाया है। हम देखते हैं कि एक अंजुमन गुलामान है इन इदारों के सरबराहान की। चेयरमैन नैब आते हैं, कहते हैं हम रेगुलेटर को देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है। चेयरमैन FBR आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अभी प्रो भी शुरू नहीं हुआ, फॉरेन ऑफिस जो 200 गज के ऊपर है उस पे हमारा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो सका। जी नाज़रीन, आपने सुना, बांदी बनाया हुआ है उन्होंने। और दरबार के लिए किस तरह से काम करते हैं, फवाद ने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि इदारों के सरबराह भी इसी तरह के हैं जो दरबार के साथ लिंक्ड है। एक और बात उन्होंने की, टैक्स पेयर के पैसे और दरबार से लिंक्ड इदारे किस तरह से काम और डिसफंक्शनल होते हैं, आइए सुनते हैं। जो
इदारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों के पैसों से फंक्शनल हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने डिसफंक्शनल कर दिया है। जी नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि इन्होंने 6 बारियां ले ली हैं, 6 बारियां, और 6 बारियों के बाद इनको दोबारा बारियां दी गई अगर, तो ये मजीद इदारों के साथ क्या करेंगे, आइए सुनते हैं। तो ये इदारे ऐसे ही तबाह नहीं हुए, ये तबाह किए गए हैं। और मैं ये पूरे वसूख से कहता हूं कि इन्होंने 6 बारियां ली हैं, इनको 6 और बारियां दे दें, इदारे मजीद तबाह होंगे, इदारे ये ठीक नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने सुना। लतीफ खोसा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो दरबार का जिक्र आ रहा है, दरबार के साथ लिंक कौन कौन है, और क्या उन तमाम इदारों में जो दरबार के साथ लिंक्ड हैं, लोगों को ये सोचना चाहिए कि जनाब अगर ये दरबार के साथ लिंक्ड है किसी ना किसी वजह से, और उसको कुछ एकामात वो उस तरह के दे रहा है, तो उस पर अमल कैसे करना है? क्या ये सोच आ जानी चाहिए पाकिस्तान में, जो तब्दील हो रहा है पाकिस्तान? देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से जब पाकिस्तान बना तो उसमें नैरेटिव यही था कि देखिए, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एड्रेस किया था ब्यूरोक्रेट्स को, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप रियासत के मुलाजिम हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप अवाम के और आप पाकिस्तान के जो है मुलाजिम हैं, और टैक्सों, अवाम के टैक्सों से आपको जो है तनख्वाह मिलती है और मराहत है आप, इसलिए आपने अवाम और रियासत की पासदारी करनी है, न कि हुकूमत की। लेकिन हमने तो बदकिस्मती से उस नैरेटिव को मसक करके हमने इनको जो है ये निजी मुलाजिम बन गए सरकार के, हुकूमत के। और आप देखें कि हमारे जो माशाअल्लाह हुक्मरान है, इन्होंने तसलसल से इनको जो है अदारों को न सिर्फ कमजोर किया, बल्कि इन्होंने इस हद तक इनको गुलाम बना लिया कि अगर आपकी 14वीं, 13वीं और 14वीं के बाद 15वीं तरमीम अगर आपकी जो नेशनल असेंबली से मंजूर हो चुकी थी और सेनेट में मार्च 2000 ना आ पाया क्योंकि 12 अक्टूबर 99 बीच में से इंटरसेप्ट कर गई, अगर वो आ जाती तो ये जो है अमीरुल मोमिनीन बन के अपने फरमान के ताबे कर देते ये आइन को और सारी रियासत को अपने फरमान के ताबे कर देते। तो ये तो इनका जहन जो है वो मुगलिया बादशाहों की तरह ये अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनका खानवादा जो है, और उसी ठाठ बाट से ये अपने सारे इदारों को, खा वो नैब हो, खा वो पुलिस हो, खा वो FBI हो, या जितने भी आपके इदारे हैं इस वक्त को उनके बिल्कुल कंप्लीट गिरफ्त में है, और ये समझते हैं कि उनकी खुशनुदी पर ही उनकी जो है इक़्तिदार कायम और दायम है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे लतीफ खोसा साहब दरबार की मुख्तलिफ रंग जो है उस बारे में भी पूछूंगा, क्योंकि आज एक जिक्र आया कुछ ब्रीफ केस का कि किस किस तरह से मुख्तलिफ इदारों में नवाजा जाता है, वो मैं थोड़ी सी आपसे तारीख जानना चाहूंगा। असद उमर साहब, इदारे बांदी बना दिया है, डिसफंक्शनल कर दिया इदारों को, कैसे किया है? 2 हरबे इस्तेमाल किए जी। जो बिक सकता है उसको खरीद लिया, जो नहीं बिक सकता है उसको कुचल दिया, और ये कुचल दिया। मैं हबीब जालिब, मुझे फिर याद आ रही है, एक दफा अगर इजाजत दें तो अदील राजा साहब, हबीब जालिब साहब ने जो कहा था जरा दोबारा सुनाते हैं। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले ज़बान, इनका घूंट दे गला, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। आप यही कह रहे थे सर? बिल्कुल, ये तारीख जो है वो सिर्फ दोहराई नहीं जा रही, यहाँ तो ये एक आर्ट के ऊपर ले गया गया। मैं खोसा साहब से एक चीज के ऊपर थोड़ा सा माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वो 15वीं तरमीम पार हो जाती तो फरमान से पाकिस्तान चलाया जाता। जनाब, फरमान से चलाया जा रहा है, आइन कानून हैसियत नहीं रखता यहां पर। क्यों करने की जरूरत पड़ी, यह भी जरा सोचने की जरूरत है कि आपको ऐसा रियासती निजाम चाहिए जहां पहले आपकी चोरी करने में कोई आपके आड़े ना आ सके, कोई रोकने वाला ना हो। दूसरा, वो शुरू होता है स्टेट बैंक से लेके कहां तक, वो तमाम जो आपके इदारे हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखते हैं, वो जिसकी नैब की तो आज सुना है फातिहा पड़ी गई है वहां पे। फातिहा बिल्कुल पड़ी गई है, हमने तो उसके बाद इंतजाम किया था, उसके बाद में
तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि एक हम भी फातह खानी कराएं। एफबीआर की भी फातिहा हुई है या अभी उसमें कुछ चांस है? एफआईए की फातिहा, स्टेट बैंक की ये होगी है या अभी होनी है? पार्लियामान समेत, सिर्फ ये सरकारी इदारे नहीं, पार्लियामान समेत इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के ताकतवर चोर डाकू के सामने बेबस हैं। सिर्फ उनका काम जो है वो इतना तो जरूर है। वजह क्या है सर? मैं बता रहा हूं ना कि आपने चोरी करनी है, उसमें सामने कोई ना आ सके, और उसके बाद अगर कोई अरशद शरीफ जैसे, अगर कोई इमरान खान जैसे सवाल पूछने वाले हों तो चोरी पे पर्दा डालने के लिए, मावनत के लिए आपको चाहिए। ये तमाम किरदार जो आपको चाहिए, ये इसलिए नहीं चाहिए कि रियासत का निजाम चले, ये इसलिए चाहिए ताकि चोरी के ऊपर, जुर्म के ऊपर पर्दा डाला जा सके। हर बात जो कानून के अंदर हो सकता है और कानून के बालातर होकर भी वो इस्तेमाल किया जाता है। ये तो खैर मेरे ख्याल में शायद 3-3.5 साल पहले मैंने कहना शुरू किया था, सबसे पहले मुगल आजम है पाकिस्तान के पास, वजीर आजम नहीं है। वो हकीकतन मुल्क चल रहा ऐसे है जैसे मुगलिया दौर है। इसका आइन जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वोट डालते हैं और नेशनल असेंबली है तो कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी के जहन के अंदर। सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है जी। उसकी कीमत जो है वो पूरा मुल्क उठा रहा है, लेकिन उसका फायदा जो है वो चंद खानदान उठा रहे हैं। चंद खानदान रहे। सरदार लतीफ खोसा साहब, 1993 की जब हम जजमेंट देखते हैं तो उसमें गालिबन रफीक तारड़ साहब भी थे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे। मेरी तारीख अगर आप दुरुस्त करते जाएं साथ साथ, रफीक तारड़ साहब मुल्क के उसके बाद सदर बने, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब माशाल्लाह गवर्नर सिंध अपॉइंट हुए। मियाँ साहब याद रखते हैं। फिर जस्टिस कयूम साहब, जब मैं ये तारीख पढ़ रहा था सारी, और ये केसेस इसहाक डार साहब को फाइनल बेल जिन साहब ने दी, वो मुअज़्ज़िज़ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब बड़े निडर किस्म के जस्टिस थे और उन्होंने बाकायदा जस्टिफिकेशन दी कि जी मुआहिदा हो गया तो इसहाक डार साहब को अब रखने की जरूरत नहीं। मेरे फैक्ट्स प्लीज करेक्ट करते जाइएगा अगर कहीं पे गलत हो। जस्टिस कयूम साहब जिन्होंने एक और केस में छूट दी, वो भी बाद में क्या था, उनकी टेप्स भी थी गालिबन शहबाज शरीफ साहब के साथ, सेनेटर सैफुर रहमान साहब के साथ। ये हकायक सारे अभी तक सही हैं और अगर ऐसा होता रहे और नवाज शरीफ साहब सबको कंपनसेट करते रहे तो उन्होंने एक अच्छा मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं दिया, या ये वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिससे कि रियासतें नाकाम होती हैं। और अफ्रीका में ऐसी कई रियासतें हैं जहां पे आप अपने रिश्तेदार बिठाते हैं जिनके मुफादात आपसे लिंक्ड हो, या आप उनको रियासत के बेसिस पे कंपनसेट करते हैं और वो नाकाम रियासतें बनती हैं। जी लतीफ खोसा साहब, थोड़ा सा इसमें तो आपकी इजाफा करता चलूं कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को अब जब सदर के तौर पे भी उन्होंने नामजद किया और फिर गवर्नर बनाया, जबकि वो शऊर में नहीं थे और वो इंटेंसिव के यूनिट में और वेंटिलेटर पर रहे थ्रू आउट, ये उनको इसलिए भी दिया गया क्योंकि जब सजाद अली शाह साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस देके मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अदालत में तलब किया था और डे टू डे हियरिंग करके वो अगलबन सजा करने, बिल्कुल चूंकि सजा करने के करीब जा रहे थे, तो फिर ये जो ऑपरेशन हुआ था क्वेटा ऑपरेशन और बाद में जो है पिशावर से क्वेटा ऑपरेशन में क्या वाकई ब्रीफ केस गए थे शहबाज शरीफ साहब और रफीक तारड़ साहब लेके गए थे, या सिर्फ किताबों में, जुडिशियल हिस्ट्री की किताबों में मेंशन है ये चीज? देखिए, ये तो हम तो इसके किस्म के समझ लीजिए पाकिस्तान बार काउंसिल, चूंकि मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में 20 साल रहा हूं और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हमने इसको बड़ा टेकअप किया था और हम गए थे कि हमने सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस को कहा था कि हम आपका जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे चूंकि आप पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है और आपकी जानों को खतरा है। और सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा था आर्मी को उस वक्त के हम तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए चूंकि हमें जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इन बिल्कुल, और उस पे उस वक्त रहा से रिस्क नहीं आया था। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और पूछते हैं लतीफ खोसा साहब से भी, असद उमर साहब ने भी, कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने 93 वाली जजमेंट में एक चीज लिखी थी, वो क्या चीज थी और उसमें सिंध के वजीर आजम और पंजाब के वजीर आजम के साथ इंसाफ के हवाले से उनकी जजमेंट में क्या मेंशन है? एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी ने जब आज बात की कि जी अंजुमन गुलामान और नवाब हुकूमत ने बांदी बनाया हुआ है, असद उमर साहब अगर ये फैसला आ जाता है और इसमें करप्शन और जैसे तलाल चौधरी साहब की ख्वाहिश थी ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आ जाता है, तो ये जितनी बांदियां बैठी हैं अंजुमन गुलामान है, इनका क्या बनेगा?
सर एक चीज जरा याद रखें कि ये जो अंजुमन गुलामान के जो मेंबरान होते हैं ना, ये अपनी वफादारियां तब्दील करने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते। 12 अक्टूबर 99 के बाद आपको पता है इसमें से ज्यादातर जो हैं किधर पहुंचे थे। तो वो जो हाकिम वक्त है उसके पीछे खड़े हैं और उनकी मदा के अंदर शेर पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है ये देखा जाएगा। और जहां तक उनका ब्लैक एंड व्हाइट, तलाल चौधरी साहब बहुत कम ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमारा इत्तेफाक हो, लेकिन ये बात उन्होंने दुरुस्त की है कि कौम ये चाहेगी कि अब तकरीबन 10.5 माह हो गए पैनमा इंकशाफात हुए हुए, 3 महीने कोर्ट के अंदर केस चल चुका है, हर पहलू उसका जो है डिस्कस हो चुका है। मेरे ख्याल में एक दो टोक फैसला देने में कुछ बचा कुछ नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, और जैसे कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उनको उम्मीद है साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक लॉ मिनिस्टर और हैसियत एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कि शायद कल 7-8 बजे शाम तक फैसला आ जाए। आज जस्टिस एजाज अफजल साहब ने नाज़रीन जो शेर का एक मिसरा पढ़ा था वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। और ये जो चाहने वाले हैं इस तरह के, उनके लिए मैं प्रोग्राम का इख्तिताम हबीब जालिब साहब के साथ करता हूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन हबीब जालिब साहब ने जो कहा आज पाकिस्तान में वो करने की दोबारा कोशिश की जा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मैं उनके नाम और जो जो उन्होंने किया, किस किस तरह से ज़बानें बंद करने की कोशिश की, तो वो इंशाल्लाह पूरी कौम के सामने रखूंगा। मरने से मुझे खौफ नहीं है। आइए हबीब जालिब सुनते हैं। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़बान इनका घूंस दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा,